ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। अभी हम 2 मिनट के अंदर सर को लाइव यहाँ पर इनवाइट करेंगे। ओके ओके, यस। हेलो सर। हेलो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। मैं ऑडिबल नहीं हूँ आपको? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। फर्स्ट अब ऑफ ऑल, ऑडिबल हूँ? हाँ, yes, sir. Thank you so much for accepting my invitation and join for us to interact and give some tips about how to become a drug inspector to our student. So, sir, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछने की चाहूँगा। बेसिकली आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा सर, आप आपके बारे में बताइए ताकि हमारे स्टूडेंट को भी पता चले कि आप एग्जैक्टली कहाँ से हो सर। जी बिल्कुल। मैं इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर हूँ इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, एंटायर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, ये हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा जिला है। यस। बेसिकली क्या कहते हैं, स्नो और ठंडा वादियों वाला इलाका। अच्छा। तो मेरा नाम है नमन गुप्ता। और बेसिकली मैं शिमला, सबने सुना होगा कि शिमला तो एक बड़ी फेमस जगह है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। यस सर, यस सर, यस सर। जी सो थैंक यू सर फॉर इंट्रोडक्शन। सर, सबसे पहला जो सवाल रहता है सर कि आपने ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कब से शुरू कर दी थी सर? जी। देखिए डीआई, अगर हम अभी भी कहें, जैसे हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और जितने भी हमारे बैचलर्स हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो मोस्टली मैंने देखा है कि नहीं पता होता है कि ये इस तरह का भी कोई जॉब प्रोफाइल है। तो राइट। बेसिकली मैं भी काफ़ी लेट हो गया था। मैं मास्टर में चला गया था, मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये 2016 की बात है। तो 2016 में हमारे वैसे यूपीएससी हर साल इस पेपर को कंडक्ट करती है, पर स्टेट भी अपने लेवल पे कंडक्ट करती है। तो इट वाज इन 2016 जब मुझे पता लगा कि इस तरह का कोई पेपर है, तो मैं पेपर में बिना प्रिपरेशन के फर्स्ट टाइम बैठा। अरे और वाह। मैंने देखा कि इसका क्या लेवल होता है या क्या चीज़ आती है, किस तरह से लोग आते हैं। और इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम 2016 में पेपर देने गया था, तो हम्म। महाराष्ट्र से भी मेरे साथ जो है कई लोग बैठने इतनी दूर से पेपर देने के लिए आए थे, डीआई के पेपर के लिए आए थे। जी ओके। हाँ। सो और सर, सबसे एक क्वेश्चन रहता है, मुझे भी बहुत बार डीएम्स आते रहते हैं कि हम ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन किस तरह से करें। लेकिन हालांकि मैंने कभी उसकी प्रिपरेशन नहीं की, तो उसके पास उस टाइम मेरे पास आंसर नहीं था, और मेरी हमेशा से कोशिश रहती थी कि मैं किसी ड्रग इंस्पेक्टर सर को यहाँ पर इनवाइट करूँ और ताकि उनसे ही जानकारी ले लूँ कि एग्जैक्टली स्टूडेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। जी 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 जी। ओके। ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये अभाव जो है, ये मैं पर्सनली अपने लेवल पे इसको बड़ा महसूस किया है कि एक तो क्या है ये, क्योंकि पता है कि इस पेपर का ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। तो ना राइट। ही इस तरह का कोई कोचिंग इंडस्ट्री इसमें स्टेब्लिश्ड है जो आपको गाइड कर सके। राइट। इसमें क्या प्रोफाइल रहता है, सबसे पहले क्वेरी तो ये आती है कि ड्रग इंस्पेक्टर है क्या है, ये कैसा काम रहता होगा। एक अपने आप में बड़ी क्यूरियोसिटी जैसी क्या कहते हैं, हमारे में एक जागृति हो जाती है। तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि भी डीआई की प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए, क्या इसमें होना चाहिए, तो मैं बोलना चाहूँ ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली डीआई जो पेपर है वो एक बैचलर के जो डिग्री है, जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्री रखते हैं, वो क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनके लिए एक डीआई का पेपर बना है। तो अगर अच्छा। आप बैचलर फार्मेसी अपना जो आप जैसे कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, चलिए समझने में लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। बट अगर आप राइट फ्रॉम योर सेकेंड ईयर अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं अच्छा कहता हूँ कि ये जर्नी बहुत ईजी है, राइट फ्रॉम योर बैचलर इन फार्मेसी लेवल। जी ओके सर। और सर, और एक बहुत क्वेश्चन रहता है कि सर हमें मटेरियल वहां से अवेलेबल नहीं रहता, तो किस बुक से हमको उस सारा जो स्टडी मटेरियल रहता है, तो हमें किस तरह से बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर की जी प्रिपरेशन के लिए? जी जी जी। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डीआई है, डीआई बनने के लिए जो आपकी एक योग्यता है वो बैचलर फार्मेसी है। राइट तो सर। इसके जो क्वेश्चंस भी आते हैं या जो भी इसका पैटर्न रहता है, बुक्स भी रहती हैं, वो आपकी बेसिक बुक्स रहेगी बैचलर लेवल की।
और मैं अच्छा। इसको इलेबोरेट भी करना चाहूंगा कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, या आप जो भी एस्पिरेंट है या रखते हैं। तो जैसे आप अपनी सबसे पहले मैं कुछ ऐसी बुक्स के नाम लेना चाहूंगा जो हमारे इसमें गोल्डन बुक्स कही जाती है, जैसे सीके को काटे। अब हाँ, सीके राइट। को काटे कह दिया तो ये अपने आप में ही एक फार्मा कोग्नोसी को डिफाइन कर जाता है। तो दिस इज द ओनली रामबाण, कहते हैं रामबाण, इस सब्जेक्ट का रामबाण यस। हमारे कोकाटे जी हैं, कोकाटे जी हैं। तो जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक ही पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे जो पेपर है आपके, वो आप उसको क्या कहते हैं, टैक्ट कर सकते हैं। राइट। तो जैसे आप सबसे पहले आप क्या कीजिए प्रिपरेशन के लिए, अगर आप क्या, जैसे अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में है, 8th सेमेस्टर में है, तो भी आप इस पेपर को दे सकते हैं, या चलिए उसके बाद तो आप हो ही जाते हैं, क्वालिफाइड हो ही जाते हैं। तो आप राइट। क्या कीजिए, बेसिक बेसिक बुक्स के पीछे भागिए, क्योंकि फार्मेसी का सिलेबस देखिए, क्या कहते हैं, फार्मेसी का सिलेबस भी पूरा का पूरा 8 सेमेस्टर का एक साथ क्लब करना, उसको याद रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सबसे पहले ये है कि जैसे आप एक प्लान बनाइए, एक स्केड्यूल अपना प्रिपेयर कीजिए कि गो फॉर द बेसिक बुक्स। तो मैं डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले जैसे आप कोग्नोसी को, सीके को काटे, उससे आप अपना टैकल कर दीजिए। फिर आपका आता है कॉलोजी, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के लिए के डी त्रिपाठी की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। बट इसमें मैं यहाँ राइट। एक सप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे हेल्प किया था, ये डॉक्टर गोविंद राय गर्ग हैं। हाँ, कोई गर्ग। हाँ जी, जी 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 राइट। जी, ये डॉक्टर गोविंद राय हैं। ये यूट्यूब में अपनी वीडियोस, ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को वो फार्माकोलॉजी समझाते हैं। पर अगर आप जब इनके सेशंस देखेंगे और उसके बाद आप केडी त्रिपाठी की तरफ जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, अब हमें केडी त्रिपाठी समझ आ रही है, क्योंकि केडी त्रिपाठी बड़ी वो कॉन्साइज सी बुक है। जो बैचलर फार्मेसी लेवल का स्टूडेंट है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, उसकी एक एक लाइन का। कोई भी कहता है कि फलाना एडीआर हो गया, कुछ आ गया, फलाना आ गया, नहीं। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि मास्टर लेवल पे जाने के बाद भी मुझे केडी त्रिपाठी उतनी नहीं क्या कहते हैं, पता थी। फिर हाँ। ये जैसे कुछ इस तरह के ये जो एकेडमिक्स है, जैसे डॉक्टर गोविंद राय है, इनको इनको आप फॉलो कीजिए। यूट्यूब में इनके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, तो इनको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आप वापस जब बेसिक बेसिक चैप्टर्स हैं आपके कॉलेजी में, तो हम्म। उनको आप देखिए, उनको समझिए, फिर आपको बेस ऑलमोस्ट ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे राइट। जैसे ये सेक्शंस है, इसमें क्या रहता है कि एग्जाम में कई बार 8 नंबर के क्वेश्चन आपके फार्माकोग्नोसी से आ गए, फार्माकोलॉजी से आ गए, या 5 के हो गए, इस तरह का रेशियो हमेशा रहेगा। तो ये मान के चलिए कि किस्मत खराब रही तो 5 क्वेश्चन आएंगे, अच्छी रही तो 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो ये राइट। बेसिक है, वो तो पूछना ही पूछना है, क्योंकि फार्माकोलॉजी पे ही हमारा फार्मेसी सेक्टर बसा है, ये तो आपको बेसिक है, करना ही पड़ेगा। राइट सर। फिर हाँ जी, फिर फार्मास्यूटिक्स के लिए कई कहते हैं फार्मास्यूटिक्स में क्या करना है, क्या करना है। तो फार्मास्यूटिक्स पार्ट में देखिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। इसमें आपका लैचमैन एंड लिबरमैन की एक बुक आती है, ये इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिक्स की एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। हाँ, राइट तो वैसे तो हाँ जी जी जी, तो इसको आप अगर वैसे थॉरोली बाई पेज टू पेज तो आप पढ़ेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप उसी में पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे टैबलेट्स। तो ये इंडस्ट्रियल, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का काम इंडस्ट्रीज को विजिट करना, इंस्पेक्शन करना, ये चीजें भी रहती है। तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल की थ्योरी जो क्लियर करेगा, जैसे क्वेश्चन सिंपल आ जाता है कभी, टैबलेट डिफेक्ट्स हैं, ये बहुत ही बड़ा इनका प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन है। ऑरेंज पील इफेक्ट है, क्या है ये, कैसी चीजें होती है। तो ये इसमें अगर आप बैचलर लेवल के हैं, कभी इंडस्ट्री विजिट नहीं किए, तो आपको थियोरेटिकल पार्ट में स्ट्रॉन्ग करेगा ये, इस तरह के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। कैप्सूल्स का एक इसमें बहुत ही बेहतरीन शानदार चैप्टर है, हालांकि ये 80-84 पेजेस का ये एक कैप्सूल चैप्टर रहेगा पढ़ने के लिए, तो इतना भी नहीं है। लेंदी तो है। ये कुछ ऐसे हाँ, ये स्किप नहीं कर सकते आप, बाकी आप पूरी बुक स्किप कर दीजिए, पढ़ नहीं पाएंगे। एंड इसमें एक थर्ड सेक्शन रहेगा स्टेरिलिटी का, ये चीज खींच सकते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। बेसिकली राइट। जो जी जी, क्योंकि वी आर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, तो हमें राइट। लॉ, कानून, नियम, इसके बारे में बहुत पता होना चाहिए। तो राइट। इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे को फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आएगा। इसमें ये इन्होंने क्या किया, 7-8 चैप्टरों में ही बहुत ही क्या कहते हैं, क्रिस्प करके एक्ट को इन्होंने कंसाइज कर दिया। एक्ट आपको पानी की तरह नहीं पीना है, बट आपको उसका ओवरव्यू होना चाहिए। जब आप फील्ड में आ जाएंगे तो एक्ट तो आपको खैर खुद ही क्या कहते हैं, वो आपको याद करने पड़ जाएंगे, है ना। हाँ, राइट सर। तो इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है,
अब आपने ये बेस तो अपना कवर कर लिया, अब इसमें कुछ सेक्शन जैसे मैं भी छोड़ पा रहा हूँ, आपकी स्टर्लिटी के लिए कोई बुक्स है वो आप अपने, स्टर्लिटी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे, एक दो होते हैं, या आपका केमिस्ट्री पे भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपका ये टाइट्रेशंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसके लिए आप जो आपकी क्या कहते हैं रेलेवेंट बुक्स है वो आप लोग अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। बेसिकली जो आप अपने एकेडमिक्स में यूज करते हैं बुक्स ना, बेसिक बुक्स हाँ। उनको कर सकते हैं। तो इसके बाद जो ओके सर। पार्ट आता है, अब आपने ऐसा है कि अपनी कहते हैं ना जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाते वक्त आपने ईंटें तो अपनी लगा दी है, अब उसको हम्म। सीमेंटिंग भी करना जरूरी है। सीमेंटिंग इसलिए करना जरूरी है कहीं वो गिर ना जाए, बिखर ना जाए। तो ये राइट सर। सीमेंटिंग का जो काम करेंगे, दीज आर एमसीक्यूज। अच्छा, राइट राइट। एमसीक्यूज के लिए क्या है, हाँ जी, अगर आप इतना पढ़ने के बाद एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने, आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं। तो अगर राइट। आपको लग रहा है कि भैया मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वापस उन बुक्स को आप क्या कहते हैं दोबारा से ओपन कीजिए। एमसीक्यूज के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसका नाम आता है जी पैट अ कंपेनियन। हाँ। ये नजमा एन मैं। इनामदार करके हैं जी, इनामदार के नाम से हम सारे इनको जानते हैं। राइट इन्होंने सर। क्या है क्वेश्चंस भी दिए, और उसकी एक जो ब्रीफिंग है, ओवरव्यू है, ये कैसे है एमसीक्यू का दिया है, तो वो पार्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। पीयूष जीपैट क्रैकर्स सबको पता है, जितने जीपैट के लिए करते हैं। एंड हम्म। इसके अलावा एक तीसरी बुक है जिसे आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, उनके ना एमसीक्यू कंपाइलेशन जो रहती है, आप ओके। उसको भी जरूर टैकल कीजिए। अच्छा, ओके। इसमें एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ, लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जीपैट, अगर आप जीपैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लेवल ऊपर रखना पड़ेगा। अगर राइट। आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करिए, थोड़ा सा आपको लेवल नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि जीपैट से आप मास्टर्स लेवल में जाओगे, आप साइंटिस्ट या इस तरह की फील्ड में जाओगे, हमें इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए कि हमें हमें बेसिकली वी आर लॉ इन्फोर्सिंग, हमें बस चीजें पता होनी चाहिए, टेक्निकल क्या होनी चाहिए। इसीलिए उस लेवल पे भी नहीं चले जाना है कि आप जीपैट लेवल की प्रिपरेशन करने बैठ गए हैं, क्योंकि जीपैट में जैसे केमिस्ट्री के आप क्वेश्चन उठाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, शेल शेल लाइफ, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो ये जो एक पार्ट है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें सप्लीमेंट ये होता है 80-20 रेशो पेपर। 80-20 से मेरा मतलब ये है, 80% आपका जो है दैट विल बी टेक्निकल लेवल, ओके। आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ। जो आपका 20 का रेशियो रहता है, ये मोस्टली स्टेट्स फॉलो करने के लिए अ, मैं सुन पा रहे हैं जी? हाँ, यस सर, यस। जी जी। तो 80 और 20 का जो रेशियो मान के चल रहे हैं, जैसे हमारे हिमाचल में ये मोस्टली रहता है, या कहीं आपके और अदर स्टेट्स में भी है, तो जो 20 का पार्ट रहता है, ये रहता है आपका जीके नो हाउ, क्योंकि आप जो एस्पिरेंट है, डीआई है, वो उनको ग्लोबली क्या चल रहा है या क्या चीजें हैं उसको भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें आपका, अगर आप जैसे आईएएस की तैयारी में क्वेश्चंस थोड़े से पूछे जाते हैं, वो उस लेवल के कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, बेसिकली करंट अफेयर्स रिलेटेड। जी ओके सर। एंड बहुत ही एकदम ब्रीफली आपने एक जानकारी दे दी कि एग्जैक्टली हमको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह से नहीं। और सर, एक स्टूडेंट का एक बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है सर, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रहता है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, ये बेसिकली जी क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है सर? जी। क्वालिफिकेशन देखिए, बेसिकली ये फील्ड तो बैचलर फार्मेसी के लेवल की है, बट इस जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है उसमें बी फार्मेसी है, बैचलर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगी, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विद फार्मास्यूटिकल्स एज एसेंशियल सब्जेक्ट, ये चीज रहती है। या इसमें जो बीएससी है या ग्रेजुएट इन मेडिसिन है, वो विद डिजायर्ड एक्सपीरियंस भी इसमें एलिजिबल रहते हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस रहता है कि 1 ईयर आप किसी गवर्नमेंट एनालिस्ट के लैब में एज अ केमिस्ट या टेस्टिंग में या रहते हैं, इस तरह से। और इसमें एक चीज रहती है कि 18 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन शेड्यूल सी, जैसे कि बायोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं, वैक्सीन, सीरा, मतलब जितने भी आईवी में लगने वाली ड्रग्स रहती है ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये ज्यादातर मोस्टली जैसे यूपीएससी है उसमें मैंडेटरी है, तो आफ्टर बी फार्मेसी वो 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगती है फॉर बिकमिंग अ डीआई। अच्छा। जी ओके सर। और सर, अब लास्ट का क्वेश्चन रहे मेरी तरफ से, सर एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल जो रहता है ड्रग इंस्पेक्टर का, वो किस तरह से रहता है? मतलब जो शुरू के दिनों में जो जॉब प्रोफाइल रहता है, उसके बाद जो आपका जो एक्सपीरियंस रहता है, सो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए कि एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल जो रहता है ड्रग इंस्पेक्टर का, वो किस तरह से रहता है? देखिए, जॉब प्रोफाइल डीआई का ऐसा है, डीआई में दो चीजें रहती हैं, वन इज द डीआई फॉर सेल्स एंड ओके। अनदर वन इज डीआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
और इसमें अलग अलग विंग्स भी बने होते हैं, इंटेलिजेंस विंग भी होता है, जो आपके सीआईडी विंग होता है उसमें भी डीआईज को कहीं कहीं रखा जाता है, नार्कोटिक्स डिवीजन होता है उसमें भी डीआईज को डिप्लॉय किया जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम इन प्रोफाइल के अलावा जो मोस्टली जो वर्क होता है वो आपका रहता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब है जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके सेशन आने से पहले ही देख रहा था कि महाराष्ट्र में कितने यूनिट्स है, तो एक वैसे ही एक सरसरा की 3000 के आसपास अभी इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कंपनीज के आपके महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद पुणे और इसमें मोस्टली यहाँ इस एरियाज में आपके लोकेटेड है। तो ये इनको इनकी एनफोर्समेंट भी तो करना है। अब आप जो मेडिसिन खा रहे हैं रैपर में आ रहे हैं, हाउ डू यू कम टू नो कि ये बेसिकली जो डीआई का काम है वो लोगों को क्वालिटी मेडिसिन देना है, क्योंकि ये इतना राइट। टेक्निकल होता है। ये नॉर्मल आदमी नहीं जान सकता, इनफैक्ट कोई और भी, इवन कोई डिग्निटरी भी उस दवाई को खा रहा है तो अनलेस अनटिल वो सर्टिफाइड नहीं होगी हम नहीं कह सकते हैं। और ये ऐसा होता है कि राइट। लाइफ एक जैसे अब आपने आजकल देखा होगा किस तरह से मीडिया में वो रेमडेसिविर का आ रहा है, तो कहते हैं कि नकली दवाइयां, तो हमारा मेन काम है कि नकली दवाइयां ना मिले, सबको दवाइयां जो राइट। मिले वो एक एक गुणवत्ता की हो, एक राइट क्वालिटी की हो। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी जितनी ड्रग्स बनेगी वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग होनी राइट। चाहिए, तो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सेल्स। सेल्स में क्या होता है, राइट। लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग के थ्रू रेगुलेट करती है। अगर लाइसेंस हर किसी को नहीं दिया जा सकते हैं, तो उसके लिए एक राइट। प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर लेट्स से वन वन इज हैविंग मास्टर्स इन फिजिक्स and he has no idea about biology and he could not dispense drugs, तो राइट। इसलिए एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिसे ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, रेलिवेंट। इसीलिए जो आपकी डिप्लोमा है दैट इज, तो उन बेसिस पे उनको लाइसेंसिंग करके, जैसे कहते हैं केमिस्ट शॉप खोली है ना, तो हाँ। वो राइट। लाइसेंसेस भी ऑफिस से ग्रांट किए जाते हैं। फिर उनकी जितना भी लॉ एनफोर्समेंट है या कोई भी गाइडलाइंस आती है गवर्नमेंट की, वो उसको एनफोर्स करना है, उनको चेक करना है। आपके क्या कहते हैं, इस तरह का भी ना हो कि भी जो आपकी मेडिसिन है वो एक क्वालिटी की, जो अगेन जो है द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंट, तो उस चीज को भी हमने क्या कहते हैं अपहोल्ड करना होता है। तो ये एक बेसिक रहता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप कभी ब्लड बैंक्स विजिट किए होंगे गवर्नमेंट के या कुछ, तो जी। ब्लड बैंक, ब्लड ब्लड को गवर्नमेंट ने ड्रग का दर्जा दिया है। राइट सर। तो इस वजह से ये ब्लड बैंक्स भी हमारी ऑनर्स हमारे में आ जाता है कि उनकी इंस्पेक्शन, उनकी लाइसेंसिंग ग्रांट करना, उनकी कंडीशन सेटिस्फाई करना, ये चीज देखना। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके उनको चेक कर सकते हैं, किसी भी क्लिनिक में आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये चीजें हैं। और उसके बाद आपकी जो जुरिस्डिक्शन में है कोई और भी ड्यूटीज या जो भी रेलेवेंट लगता है वो उस हिसाब से आपको असाइन की जा सकती है। तो ये एक इसका जो एक सरसरा सा जॉब प्रोफाइल रहता है। जी बहुत मतलब सर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही रहता है उस तरह से, और डेफिनेटली आप जी बहुत ही ज्यादा एक वन काइंड ऑफ हार्ड वर्क करते हो सर। और सर एक बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बेसिक सैलरी क्या रहती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि एक सैलरी कितनी रह सकती है ड्रग इंस्पेक्टर की इनिशियल स्टेज में सर। जी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इस वक्त 7th पे मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं तो ये आपका लेवल जो 7 है, आप गूगल जाके चेक कर दीजिए, इस तरह से बोलना उचित नहीं है। राइट सर। तो ये चीज इसमें सैलरीज आर गुड मैं कह सकता हूँ। तो ये लेवल 7 की सैलरी रहती है, इनिशियल कह रहा हूँ मैं। ओके। आफ्टर वर्किंग वो धीरे धीरे इट विल गोज अप, नेवर कम डाउन है। राइट जी सर। डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, सर ने जैसे कहा कि अभी वो सैलरी वो आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं। और सर अब जी बाकी का जो सेशन रहेगा हमारा, उस जो आप एक 5 से 10 मिनट तक हम स्टूडेंट के जो कुछ क्वेश्चंस जो क्वेरीज रहेंगे उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे सर। सो जी आई विल पिक सम क्वेश्चन सर। ओके। हाँ सर, एक शशांक हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या फार्म डी के बाद जो फार्म डी जो रहता है उसके बाद हम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई हो सकते हैं क्या सर, अप्लाई कर सकते हैं क्या।
फार्म डी जो है बेसिकली ये इसमें रेलेवेंट क्या रहता है, सब्जेक्ट क्या रहते हैं, ये बैचलर से होती है कि डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद हो जाती है ये? नहीं सर, ये बेसिकली फार्मडी है जो अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने इंट्रोडक्शन उसका इंडिया के अंदर हुआ है। बेसिकली इसके अंदर सर, 2011 में आया है, जी जी। राइट सर, राइट, क्लिनिकल रिसर्च के जो सब्जेक्ट रहते हैं जैसे फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, इस तरह से उसके जो वो रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं। सो वो बेसिकली क्वालिफाई हो सकते हैं क्या ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सर? ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसको चेक ही करना पड़ेगा। हाँ एक्चुअली क्या है कि राइट। फार्म डी इस, हाँ, 2011 से थोड़ा डिस्प्यूटेड है। अगर इनके हाँ पास फार्मास्यूटिक्स या इस तरह का क्या कहते हैं एज अ सब्जेक्ट इसमें रहता है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्राइटेरिया जैसे कह रहे थे कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर फार्म डी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की मानी जाती है, राइट। केमिस्ट्री केमिस्ट्री अगर इक्विवेलेंट इसको केमिस्ट्री विद फार्मास्यूटिक्स ये कंसीडर करते हैं गवर्नमेंट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफर करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कि वो इक्विवेलेंट ले रहे हैं कि ले रहे हैं, बट ये डिस्प्यूटेड है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्यूटेड है फार्म डी। जी ओके सर। ओके, और एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है सर कि जो बी फार्मा के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज रहते हैं उन वो कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? जैसे कि आपने बताया कि उसको बीएससी के बाद उनको पीएचडी करनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, ऐसा कुछ एक इक्विवेलेंट कोर्सेज रहते हैं बी फार्म के अलावा, तो वो कौन से कोर्सेज रहते हैं सर? देखिए, बी फार्मेसी है, इसके बाद बैचलर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये अलग स्ट्रीम्स है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक जैसे हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो ओके। अप्लाइड केमिस्ट्री का एक पार्ट रहता है, हाँ वो सर। वो भी इसके इक्विवेलेंट माने जाते हैं। अब इसमें एक चीज भी मैं आपको उजागर करना चाहूंगा। जैसे कई जगह नाइपर से एमएस की डिग्री होती है, राइट सर। एमएस की डिग्री होती है, तो उसमें अगर वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट करके आ रहे हैं तो उनको उसमें प्रेफर किया जाता है कि ये इसके लिए इक्विवेलेंट है। कई जगह क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वो निकलती हैं, पर वो एमएस डिग्री को मास्टर्स के इक्विवेलेंट नहीं लेके, कई स्टेट्स में, मैं हर जगह नहीं कह रहा। जी हाँ, सो बेसिकली ये जो एरिया रहते हैं तो वो भी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। ओके। ओके सर, अब एक बेसिकली हम एक दो तीन क्वेश्चन उसके बाद हम इस लाइव सेशन को एंड अप करेंगे। आई नो यू हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क लोड, सो आपका सिर्फ एक दो तीन मिनट लेंगे सर हम। राइट राइट। ओके। ओके सर, बेसिकली अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि किस तरह से हमको रेफरेंस वगैरह बुक जो रहती है वो कौन सी यूज करनी चाहिए। और सर एक और क्वेश्चंस आता है शांता की तरफ से कि जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज रहती है वो कब निकलती है और इसके बारे में हमको किस तरह से पता चलेगा सर? प्लीज उसके बारे जी में जी बताइए। देखिए, जी 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 जी, इसके लिए क्या है, आप गवर्नमेंट आज की डेट में तो गूगल बहुत ही पावरफुल एक सर्च इंजन है। आप सिंपल डीआई करके डालिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो बेसिकली जो यूपीएससी है, यूपीएससी कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम को कंडक्ट करती है, ईयरली ईयरली कंडक्ट करती है। और अगर आप ओके। यूपीएससी या अपने स्टेट के लिए प्रेफर करना चाह रहे हैं, तो 4 या 5 साल में, मैं एक ऐसे एवरेजन एक अंदाजा दे रहा हूँ, तो ये पेपर स्टेट कंडक्ट करती है। तो ये इस तरह से रहता है। बाकी आप ऐसा कर सकते हैं कि साइट पे जाएं, कई गवर्नमेंट जॉब्स .in.com है या कुछ इस तरह से साइट्स रहती है, तो वो आपको डेफिनेटली अपडेट करती रहेगी। या आपके ओके। फार्मा ट्यूटर है, फार्मा ट्यूटर हमारी फार्मेसी की एक साइट है, उस पर भी आप जाके राइट। अपडेट अपने आप को कर सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं किसी, चाहे गुजरात की है या कहीं किसी और स्टेट की निकलती है, तो वो जरूर आपको क्या कहते हैं बताएंगे कि इस तरह की वैकेंसीज निकली है, तो आप लोग अप्लाई कर सकिए। ऑल इंडिया, हाँ ये बात कहना चाहूँ, ये दिस इज ग्रुप बी सर्विसेज एंड ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरी स्टेट बार कर सकती है, ये ऑल इंडिया लेवल की सर्विस रहती है। अच्छा जी अच्छा। ओके। ओके सर, बेसिकली अभी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट की ओर से बहुत सारे आएंगे, लेकिन आई नो यू हैव वर्कलोड। एंड सर मैं अपने और अपने स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत ही थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आपका जो वर्कलोड से आपने टाइम निकाला स्टूडेंट के लिए और उनके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर दी। और बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है कि आप मुझे जब भी डीएम आएगा, मैं आपका जो हमारा जो लाइव सेशन है उनको मैं सेंड करूंगा और उनके जो
मैक्सिमम जो डाउट रहेंगे वो डेफिनेटली सॉल्व होंगे इस लाइव सेशन से। और सर जी थैंक यू सो मच अगेन, आपने समय समय निकाल के हमारे लिए इतना सारा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमको बताइए। और डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आपका एक फ्यूचर में से बहुत थोड़ा सा समय निकाल के हम फ्यूचर में भी एक दो लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको जरूर जरूर। टाइम। सर सर जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विद अस, एंड थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके ओके। बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू।